सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज का टॉपिक है बच्चों डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, रेडियस, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। जो बोर मॉडल हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, तो उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट होता है या स्टेशनरी स्टेट कह लो, उसके रेडियस को निकालेंगे। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को निकालेंगे और एनर्जी को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बता दूं और तब उसके बाद हम लोग डिराइव करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही पूरा रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कि आपका यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ऐसे मान लीजिए कि आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक सर्कुलर मोशन है और हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन को एग्जिबिट करने के लिए उस पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसमें एजेंट होता है वो होता है बच्चों न्यूक्लियस। वो कौन होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही देता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ऐसा रदरफोर्ड साहब ने कहा था। तो आप जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका देखिए एफ सी हो गया, ये होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां मास एम मास है, वी आपकी वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, और आर आपका क्या है? डिस्टेंस है। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका एक कोई ऑर्बिट है, एनी ऑर्बिट, एनी जनरल ऑर्बिट की बात हम कर रहे हैं या स्टेशनरी स्टेट, तो इसके बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये क्या है? आर है। क्लियर? तो दोनों के बीच में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो कौन एग्जर्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। क्लियर? तो वो एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट। ठीक है, Q1 इंटू Q2, जनरल में लिख रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं अगर, तो देखिए ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला चार्ज पार्टिकल Q1 क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उस पर चार्ज आपका रहेगा E। क्लियर? और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज रहेगा बच्चों Ze। ठीक है, ये Ze से कंफ्यूज मत होना, Z आपका क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हीलियम है, तो उसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 ही रहेगा। तो मतलब एटॉमिक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मान लीजिए कि किसी जनरल, हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं ना, किसी भी एटम की, तो अगर मान लीजिए Z एटॉमिक नंबर है तो उस पर चार्ज कितना रहेगा? Z ही रहेगा, इसमें कंफ्यूज मत करना। और ये अपॉन आर स्क्वायर हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, और चूंकि यही आपका ऑर्बिट देगा, तो हम लोग इसी एक्सप्रेशन से हम लोग रेडियस निकालेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि बोर मॉडल ने क्या कहा था। पहला तो ये कहा था कि स्टेशनरी ऑर्बिट में वो रोटेट करते हैं। दूसरा कहा था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, और तीसरा कहा था कि जब ट्रांजिशन स्टेट चेंज होता है तो एनर्जी एमिट होता है। ठीक है, एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होता है। तो उनके दूसरे पोस्टुलेट की बात करें अगर बच्चों, तो उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। मतलब कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जहाँ की एन क्या है? आपका 1 है, 2 है, 3 है, इंटीजर है, मतलब ये क्वांटाइज्ड है। एन आपका जैसे 4.5, ठीक है, एन आपका 4.5 एकदम नहीं है, ये मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, मतलब क्वांटाइज्ड है। क्लियर बच्चों? तो देखिए एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, और आपका ये दो एक्सप्रेशन हमको मिल चुका है। तो मान लीजिए इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, वी आर गोइंग टू अटेन द रेडियस। तो इसमें देखिए आपको कौन बाधा पहुंचा रहा है। अगर v आपका एलिमिनेट हो जाए एनी हाउ, तो आप रेडियस को निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप
ऐसा करो कि जो ये वाला है आपका, ये सेकंड इक्वेशन, इसको आप स्क्वायर कर दो, क्योंकि देखो जब यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये वाले स्क्वायर से आपका वो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखिए क्या करो कि सेकंड का स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर समथिंग आ जाएगा, और उसको फिर डिवाइड कर दो 1 से, डिवाइड इट बाई इक्वेशन 1। देखिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल तो आता ही है, लेकिन डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, वो भी बोर्ड में पूछता है। तो देखिए सेकंड का स्क्वायर करेंगे, मतलब बच्चों क्या हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी आप स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 से आप डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर वाला है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, ये पूरे वाले से, मतलब कि आपका कितना था ई और जेड ई, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जेड ई का स्क्वायर, ठीक है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर का स्क्वायर। अब देखिए इन एक्सप्रेशन में आपका केवल और केवल क्या है, v की टर्म गायब हो चुकी हैं। तो देखो आपका वी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, एक m से कैंसिल आउट हो गया है, क्लियर। और देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसको और हम लोग थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बचा, m स्क्वायर, तो m स्क्वायर में एक m बचा, m हो गया, v स्क्वायर जा चुका है, और ये क्या बचा, देखिए ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये r, तो क्या हो जाएगा r क्यूब, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो आपका 4 पाई, चलो मैं इसको एलेबरेट करके लिख देता हूँ, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, मैं सेपरेट कर दूं ये चीज़, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर। देखिए यहाँ भी कुछ कैंसिल आउट होगा, देखिए ये आपका आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर, ठीक है। और देखिए 4 पाई और 4, एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए फाइनल क्या बचेगा, ये तो आर स्क्वायर, ये आर हो गया, ऊपर क्या बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और 4 कैंसिल हो गया, इसमें बचा पाई और जेड ई स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर एक एप्सिलॉन नॉट भी है, ठीक है बच्चों। और ये वाला m आपका इधर आ गया है, क्लियर। तो n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई जेड ई स्क्वायर m, तो इसको मतलब हम लोग और भी थोड़ा सीक्वेंस में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m आप पहले लिख दीजिए और जेड ई स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m जेड ई स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और रेडियस आपका किसका हो जाएगा, nth ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। क्योंकि देखिए अब आपका डिपेंडेंट हो गया है, n की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करते जाओगे आपको रेडियस मिलता है। जैसे मान लीजिए कि रेडियस आपको 1 पहला लेना है, तो n की वैल्यू आप क्या रख दोगे 1, आपको सेकंड रेडियस चाहिए तो आप क्या रख दोगे n की वैल्यू 2, तो अकॉर्डिंगली आपको रेडियस भी मिलता जाएगा। किसी भी एटम के लिए आप रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि किसी एटम के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि z की वैल्यू आपकी किसी भी एटम के लिए यूनिक होगी, ठीक है। तो ये आप एक्सप्रेशन Rn की यहाँ पर लिख सकते हो, ये वाला, ठीक है, आइदर ऑफ देम, ये मैंने जस्ट ऑर्गेनाइज करके लिख दिया है, क्लियर। तो अब ये देखिए, ये तो हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब आप यहाँ देखिए कि h प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहो विथ कांस्टेंट इवेल्युएटेड, अगर सारे कांस्टेंट को आप रख दोगे तो आपको मिलेगा 0.529,
ठीक है, इनटू n तो आपका वेरिएबल है तो n स्क्वायर अपॉन z भी वेरिएबल है z, पुटिंग ऑल द कांस्टेंट। ठीक है, तब आपको ये मिलेगा। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और ये जो बच्चों वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, केवल एन और जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आप कोई भी एटम हो, कोई भी ऑर्बिट हो, आप जेड की वैल्यू उस हिसाब से वेरी करेगी और एन की वैल्यू उसी हिसाब से वेरी करेगी। आप किसी का भी रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम हो, हाइड्रोजन एटम, तो आपका क्या होगा, z की वैल्यू 1 होगी। और मान लीजिए हम लोग फर्स्ट रेडियस की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, तो बताइए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अब देखिए आपका r1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.529 इंटू एन की वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर बाई z, z की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो r1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.529 एंगस्ट्रॉम। और ये मैं इसलिए अलग से इसको स्पेशल केस को लिखा क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं, बोर्ड में पूछ सकता है, बोर रेडियस। ठीक है, आफ्टर दैट फिजिसिस्ट, बोर रेडियस। आपको एक नंबर में पूछ लिया व्हाट इज बोर रेडियस, तो आप Rn करके ये वैल्यू रख के बता सकते हो कि ये आपका बोर रेडियस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं, जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका वेलोसिटी निकालने। ठीक है, हम लोग एक एक डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। वेलोसिटी, क्लियर? तो देखिए, वेलोसिटी निकालने के लिए फिर आप वही एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाला चीज यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहीं से आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या था, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। क्लियर बच्चों? और अभी जस्ट आपने रेडियस की वैल्यू निकाली है, तो बस आप उसको यहां पर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, mv क्या थी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m z e स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, nh बाई 2 पाई के फॉर्म में। ठीक है, अब आपका देखिए r एलिमिनेट हो चुका है और आपको केवल और केवल v से मतलब है। तो लाइए क्या क्या है इसमें कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए आपका ये m चला गया, इसमें से एक n चला गया, इसमें से एक h चला गया, ठीक है, पाई और पाई चला गया। ठीक, तो आप देखिए क्या बन रहा है एक्सप्रेशन, वेलोसिटी, ये n के फॉर्म में ना, मतलब किसी भी रेडियस में। तो वेलोसिटी देखिए बच्चों क्या बना आपका, ये ns तो चला गया, ये 2 आपका नीचे है। क्लियर? तो पहले इसको लिख दो आप। और देखिए ये जेड ई स्क्वायर ऊपर जा चुका है, तो जेड ई स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे देखिए v, यहाँ पर एक एन एच बता, एप्सिलॉन नॉट बचा है, तो एन एच एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपका वेलोसिटी देगा बच्चों, क्या देगा, वेलोसिटी देगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कह लो या nth स्टेशनरी स्टेट कह लो, ऑर्बिट। ठीक, तो वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, केवल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड वाला चीज रख दोगे। अब आप देखो ध्यान से कि इसमें भी बहुत सारे कांस्टेंट है, z नहीं, h आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो लाइए हम लोग इसमें फिलअप कर देते हैं। तो देखिए वही चीज है, आफ्टर फिलिंग ऑल द कांस्टेंट, तो वेलोसिटी आपकी देखिए जब सब वैल्यू रख दोगे तो आपकी वेलोसिटी जो आ जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, इंटू जेड बाई एन, जेड बाई एन। z और n तो वेरिएबल है, ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट रख दोगे तो v बराबर 2.18 इंटू 10⁶ z बाई एन। ये आपका स्पेशल केस हो जाएगा और यही आपको याद रखना है।
ठीक है, क्योंकि आप n और किसी भी एटम के लिए z आपको वेरी करेगा, किसी भी ऑर्बिट के लिए n वेरी करेगा, आप इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका ये हो जाएगा फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी शेल। समझ रहे हो ना? एनी एलिमेंट के लिए मतलब z आपको वेरी करेगा और एनी शेल के लिए n वेरी करेगा, तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक, स्पेशल केस की अगर हम बात करें फिर से तो वही है, आप क्या रखो, n की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है, और h की वैल्यू, सॉरी h नहीं, हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम, तो z की वैल्यू 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा v1 क्या हो जाएगा, आप सारी वैल्यू रख दोगे तो देखो 2.18 इंटू 10⁻6। अब z को आप z बाई n 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो देखिए इतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमता है आपके ऑर्बिट में, मतलब हाइड्रोजन एटम है और फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसमें जो वेलोसिटी 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो उसमें वेलोसिटी इसकी इतनी तेजी से बहुत ज़्यादा है, 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। उन्होंने वेलोसिटी निकाला और रेडियस निकाला। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं या आप रेफर कर सकते हो। अब देखिए हम लोग चलते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों, देखिए काइनेटिक एनर्जी जनरल आप क्या जानते हो, क्या होता है, 1/2 mv²। तो k या काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। अब तो बहुत इजी है, क्या करना है, केवल वैल्यू रख देना, 1/2 m, v की वैल्यू आप जानते हो, बस इसमें रख दो और स्क्वायर कर दो। तो v क्या होता है, z²/2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा, ze² अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n, और इसका भी क्या, स्क्वायर। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सप्रेशन आ जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, z का स्क्वायर e⁴, ठीक है, अपॉन 2, और देखिए ये 2 2 4 और 4 2 8, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8, और इस सब का स्क्वायर कर दीजिए, h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n², h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n², तो क्या आ जाएगा, mz² e⁴ और 8 डिवाइडेड बाई 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n², ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सब आप एक जगह लिख सकते हो जहां आप नोट्स ऐड कर रहे हो। क्लियर बच्चों? अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ी सी बात डिफरेंट होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में आपको जो भी लिखना है वो चार्ज के साइन के साथ लिखना होता है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन हम लोग पहले लिखते हैं, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर, Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर नहीं होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो अगर आप इसको फॉर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 बच्चों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहला हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे ही तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन का देखिए चार्ज क्या होता है, माइनस के साथ आप यहाँ लिखोगे, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, और आपका दूसरा क्या है, न्यूक्लियस, उसका आपका क्या होता है, प्लस, तो प्लस Z, बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपका R की वैल्यू लिखोगे, R आपका रेडियस है, तो वो क्या हो जाएगा, n² h² एप्सिलॉन नॉट, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z², पाई m z²। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लो, तो इससे सॉल्व करोगे आप, देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और देखिए ये पूरी चीज आपकी देखिए क्या हो जाएगी, माइनस, एक तो माइनस लगा हुआ है, तो हो जाएगा z², ठीक है, इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पाई m z² और नीचे हो जाएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट, मतलब n² h² एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्या क्या, बस एक पाई कैंसिल हो रहा है, ये पाई आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो फाइनली देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस m
और z का स्क्वायर e के पावर 4, ठीक है। और अपॉन देखिए 4 लिख दो आप, n स्क्वायर h स्क्वायर, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप याद कर सकते हो, या इसमें अगर आप ध्यान दो कि यहाँ पर मैं लिख दूँ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी कुछ आपको इस तरीके का मिला था। क्या था काइनेटिक एनर्जी? क्या था? एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे देखिए आपका 8 है। तो अगर आप इसमें 2 ऊपर और 2 नीचे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स भी एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 2m जेड स्क्वायर ई के पावर 4 अपॉन 2 4 जा 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस 2m जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो अब आप देखो कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में भी आपका रिलेशनशिप मिल रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका काइनेटिक एनर्जी का दुगना है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी एम जेड स्क्वायर ई फॉर 4 है अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इससे आप क्या कर सकते हो रेफरेंस से, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब काम आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बच्चों होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 2ke, ठीक है। अभी ये मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि टोटल एनर्जी भी आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ये है, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको याद रहेगा तो आप बाकी भी निकाल सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं टोटल एनर्जी की तरफ। ये मैं स्पेस अभी खाली रख रहा हूँ क्योंकि टोटल एनर्जी यहाँ लिखना है। तो टोटल एनर्जी आप जानते हो किसी भी पार्टिकल की वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बच्चों किसकी निकाल रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जस्ट यहाँ रख दो, सम कर दो। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप इस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो तो यहाँ लिख दो माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा के ई माइनस 2ke, तो बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ke, ठीक है। आपकी काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन था उसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4, ठीक है, अपॉन 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म था, ये माइनस के ई है तो यहाँ पर एक माइनस लगा दो, ये आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। माइनस एम जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बाई 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए कि टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अब हम लोग जो स्पेस छोड़े थे उसको फिलअप कर लेते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी आपका जो हो जाएगा माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और वही आपका कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अगर आप ये एक्सप्रेशन याद कर लिए, ठीक है, लर्न कर लिए, तो आप क्या होगा कि किसी एक को भी एक्सप्रेशन याद करोगे दूसरा अपने आप डिराइव हो जाएगा। जैसे पी की वैल्यू आप याद कर लिए तो उसमें आप इस इक्वेशन में रख दो, के की वैल्यू आ जाएगी और टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है या टिप्स है, ठीक। अब हम लोग देखिए इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन, सारे एक्सप्रेशन हम लोग के एक जगह हो ही गए, सारे आप नोट्स में ऐड कर लेना। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी, जनरल का भी निकाल लिया और स्पेशल वैल्यू की भी निकाल ली। अब आप देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो कि टोटल एनर्जी जो है वो आपका लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो की मतलब कि आपकी माइनस है। माइनस का मतलब बच्चों ये होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है। इलेक्ट्रॉन ये एम्प्लॉय करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड
बाय न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उल्टा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्डिंग को खत्म करके न्यूक्लियस से बाहर आ सके। ठीक है, इसी को तो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी आप पढ़े होंगे 11th में। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब कि दोनों के बीच में एक बाउंडिंग है, अट्रैक्शन की एनर्जी नेगेटिव होती है और आपको उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन उससे फ्री होके बाहर आ सके। इसीलिए आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बच्चों क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट इसमें आप देख लीजिए, मतलब लास्ट डेरिवेशन, क्लियर। अब इसमें एक देखिए कि टोटल एनर्जी में आप देखिए m कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, 8 H एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट है। तो इन सब की आप वैल्यू रखोगे तो आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये सारा आप जब रख लोगे बच्चों तो टोटल एनर्जी आपका आ जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, और आपका नीचे क्या एन स्क्वायर, लेकिन ये चीज आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, क्यों? क्योंकि आप देखिए वही बात कि आप Z किसी के लिए भी निकाल सकते हो, मतलब फॉर एनी एटम एंड फॉर एनी ऑर्बिट, फॉर एनी ऑर्बिट, ठीक। तो ये आपका बच्चों गोल्डन फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि आपका देखिए एन जेड के टर्म्स में मिल गया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे रहेगा, ठीक है, जूल में आप उसको चेंज करोगे अगर जहां क्वेश्चन में पूछेगा। तो आपकी टोटल एनर्जी इससे आ जाएगी, और जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी आपका -2 ke होता है और बराबर 2 TE। तो इससे आप क्या करोगे, सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो और टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, या टोटल एनर्जी आपको अगर इस फॉर्म में भी मालूम है, ये वाले में, दिस वन गोल्डन फॉर्मूला, तो उससे आप बाकी के भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। ये सब था। तो अब हम लोग फटाफट क्या करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद बोर के मॉडल में क्या दिक्कत आई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड रेडियस, ठीक है, और मान लीजिए वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ He प्लस हीलियम प्लस एटम। बोर जो मॉडल है आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, तो अगर आप He प्लस करेंगे तब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और फॉर एग्जांपल Li आपका 2 प्लस रहेगा तो भी कितना होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए Li हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसको छोड़िए, अब ये देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस और वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम। जनरल अगर आप लिखना हो तो जनरल आप लिख दो, तो अगर आप और लिखना चाहते हो टोटल एनर्जी भी लिख लो। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इतनी चीज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, -13.6 अभी बताया था, इंटू जेड स्क्वायर। तो हीलियम का कितना होता है हाइड्रोजन हीलियम 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन मान लीजिए कि आपका सेकंड शेल की बात कर रहा है, सेकंड शेल, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, सेकंड शेल की बात है ना। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना इजी पूछता है आपको एग्जामिनेशन में, तो इसमें आप टेंशन मत लो। अब देखिए वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी के टर्म्स में आप लिख लो 0.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू जेड बाई एन, जेड बाई एन। तो देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 2.818 इंटू 10⁻⁶, और जेड की वैल्यू बच्चों क्या है आपकी 2 है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट की है, संजोग से वो कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड शेल है ना, हाँ सेकेंड शेल है, ठीक है। ये जेड की वैल्यू है 2 रख दिया, और ये एन की वैल्यू, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग रेडियस की बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ सेकेंड ना। तो रेडियस ऑफ सेकेंड देखिए क्या हो जाएगा, 0.529, छोटा वाला फॉर्मूला याद रखो, इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड।
तो कितना हो जाएगा 0.529 इंटू एन, एन का मतलब सेकेंड शेल, और z आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 9 सा 18, 2 2 सा 4 5, और 2 5 सा 10, ठीक है, 2 9 सा 18, 2 2 सा 4 5, 2 5 सा 10, और 3 के बाद यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ये ध्यान रखना कि एंगस्ट्रॉम में है, और एनर्जी वाला आपका किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको जैसे अगर मान ली मीटर में तो मीटर में चेंज कर देना, जूल में है तो जूल में चेंज कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख लो, तो आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। और क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग फटाफट अपने लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। तो देखिए पहला तो था सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की वो बात कर रहे थे। तो इनका बहुत ही जो आपका एरिया था कन्फाइंड हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा देखिए आपका जो वेव नेचर था इलेक्ट्रॉन का, वो जस्टिफाइड नहीं कर पाए, मतलब जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को उन्होंने जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन was not justified. Wave nature of electron was not justified, ठीक बच्चों। तो तीसरा आपका था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सब वीडियोस मैंने बनाया है आपके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर में, वहां आप रेफर कर सकते हो। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये क्या कहता है पहले तो हम लोग ये समझते हैं शॉर्ट में। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चों ये कहता है कि डेल्टा एक्स, ये था ना डेल्टा एक्स डेल्टा पी h बाई 4 पाई, ठीक है। इसमें उन्होंने रिलेशन दिया था। तो मतलब कि अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हो तो आपकी कहीं ना कहीं मोमेंटम गलत निकाल रहे हो, और मोमेंटम अगर एग्जैक्ट निकालते हो तो कहीं ना कहीं पोजीशन को गलत निकालते हो। और बोर साहब ने तो दोनों ही निकाल दिया। तो आप बोर साहब ने देखिए मोमेंटम भी बता दिया एक ही साथ। मोमेंटम मतलब m इंटू वी, मास रखो वेलोसिटी रखो एक्सप्रेशन का, और पोजीशन आपका बता दिया, ठीक है। पोजीशन मतलब कि आपका रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का बोर साहब ने एक ही समय पे एट अ सेम टाइम बोर ने पोजीशन भी निकलवा दिया और मोमेंटम भी निकलवा दिया, और इन्होंने वायलेट कर दिया हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ये बहुत ही स्टैंड ऑफ प्रिंसिपल था, उसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि आप दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हो। अगर निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती होगी, और उन्होंने एग्जैक्ट निकाला तो ये गलत हो गया, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया, मतलब कि जो ड्रॉबैक था वो था कि ये जो है he was unable to justify the splitting of the spectral line in presence of magnetic or electric field, ठीक है। तो आप इसमें लिख लो कि he was unable या his model was unable to explain splitting मतलब टूटना ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम को बताऊंगा कि कैसे एनर्जी ऑब्जॉर्ब या एमिट करके इलेक्ट्रॉन जब एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरे में जाता है तो वो एक स्पेक्ट्रल सीरीज, मतलब जो आपकी रेडिएशन एमिट होती है उससे आपका स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा आपका क्या था, पहला मैग्नेटिक फील्ड था, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं मेंशन कर दूं, इसको हम लोग कहते हैं जीमैन इफेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन पूछ सकता है, जीमैन इफेक्ट। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है बच्चों।
तो जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती थी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जब स्पेक्ट्रल लाइन को पास किया गया तो उसकी स्प्लिटिंग होती थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसकी स्प्लिटिंग होती थी। इसको बोर साहब ने एकदम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन में पूछता है, आप इसको याद कर लेना कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब स्प्लिट होता है इलेक्ट्रिक लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, तो उसको हम जीमैन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर स्प्लिट होता है स्पेक्ट्रल लाइन तो उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।